आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पिछले 5 दिनों से मेरे दोस्त के दादाजी की तबीयत काफ़ी खराब चल रही थी और आज दोपहर ही उनका दुखद देहांत हो गया। मेरा दोस्त विजय अपने दादाजी से काफ़ी जुड़ा हुआ था और दादाजी के गुजर जाने के उपरांत उसे बहुत बुरा सदमा लगा था। मैं भी उसके घर पर था, उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते लोग आते गए और दोपहर शाम में तब्दील हो गई, मगर मेरे दोस्त के चाचा वो अभी तक नहीं आए थे। दरअसल वो यहाँ इस गांव में नहीं रहते थे और उस जमाने में मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करता था, जिस कारण उन्हें जाकर बताना पड़ेगा। यही मेरे दोस्त के पिताजी सुमेर काका ने हमसे कहा, तो सुमेर काका को बिना किसी अगर मगर में उलझाए मैं विजय हम दोनों साइकिल लेकर उसके चाचा के गांव यानी भक्तिगढ़ की तरफ निकल पड़े। हमारे यहाँ से भक्तिगढ़ गांव काफ़ी दूर था। जाहिर सी बात है पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, मगर हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, जिस वजह से हम साइकिल चलाकर आगे बढ़ते रहें। धीरे धीरे दोपहर शाम में तब्दील हो गई और सूरज की तेज रोशनी को शाम के गहरे अंधेरे ने निगल लिया। मैं और विजय बारी बारी करके साइकिल चला रहे थे। जब विजय थक जा रहा था तब मैं चला रहा था और जब मैं थक जा रहा था तब विजय। ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता और शाम में तब्दील हो गई। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था रास्ता उसी तरह से और भी ज़्यादा सुनसान होता जा रहा था। रास्ते पर अब दूर दूर तक कहीं कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे और विजय हम दोनों को ही अब थोड़ी थोड़ी घबराहट सी होने लगी थी, क्योंकि रास्ता जंगल का था। ऊपर से उन दिनों गांव देहातों में बिजली वगैरह भी नहीं आई थी। तो मैं और विजय हम दोनों अपने साथ एक एक टॉर्च लेकर निकले थे। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर हमें कहाँ पता था कि अभी तो बुरा होना बाकी है। अभी हम साइकिल चलाकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से एक जोरदार आवाज़ के साथ साइकिल का पिछला टायर फट गया। एक तो ये सुनसान रास्ता, ऊपर से ये टायर का फट जाना, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। तभी मैंने विजय से कहा, यार तेरे चाचा का घर और कितना दूर है? इस पर विजय बोला, अब ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है शायद। इस पर मैंने कहा, तू जानता है ना रास्ता, चल पैदल ही चल लेंगे थोड़ा। जिसके बाद हम दोनों साइकिल को धक्का देकर ही अपनी मंजिल यानी भक्तिगढ़ की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात अब और भी ज़्यादा घनी हो चुकी थी। समय का ठीक ठाक पता तो नहीं था, मगर आधी रात का समय हो रहा होगा। खैर हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी विजय एकदम से रुकते हुए बोला, भाई रुक, मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो इस पर मैंने कहा, क्या गलत रास्ते पर जा रहे हैं? मतलब तू रास्ता नहीं जानता क्या? इस पर विजय बोला, भाई मैं काफ़ी साल पहले आया था यहाँ पर, रास्ता भूल गया हूँ। इस पर मैंने कहा, तो अब क्या करेंगे? इस पर विजय बोला, रुक थोड़ा याद करने दे। इतना बोलकर विजय वहीं पास ही में एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। चूँकि मैं भी काफ़ी थक गया था, जिस कारण मैं भी उसके बगल में ही बैठ गया। विजय दिमाग पर जोर डालकर याद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर शायद वो याद नहीं कर पा रहा था। अभी हम लोग वहाँ बैठे बैठे सही रास्ते का पता लगा ही रहे थे कि तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई। वो आवाज़ ठीक हमारे पीछे से आ रही थी और किसी बुजुर्ग आदमी की खरखराई सी आवाज़ थी, जिस पर मैंने पीछे पलटते हुए विजय से कहा, यार कोई आवाज़ आ रही है। तो पाया कि हमसे कुछ दूरी पर एक आदमी शॉल ओढ़े खड़ा है। तो विजय ने कहा,
चल उनसे रास्ता पूछते हैं, शायद वो बता पाए। जिसके बाद हम दोनों उठकर उस बुजुर्ग आदमी की तरफ जाने लगे। चलकर हम उस बुजुर्ग आदमी के पास गए। उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा पूरी तरह से शॉल से ढका हुआ था। खैर हमने पूछा, चाचा ये भक्तिगढ़ का रास्ता कौन सा है? इस पर कुछ देर चुप रहकर उस आदमी ने कहा, सही रास्ते पर हो, चलते जाओ। उस बुजुर्ग आदमी की आवाज हमें थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। खैर राहत की बात तो ये थी कि हम सही रास्ते पर थे, लिहाजा हम वापस साइकिल की तरफ जाने के लिए पीछे पलटे। तभी विजय बोला, यार इन्हें शुक्रिया बोल देना चाहिए। ये बोलकर विजय पीछे पलटा, मगर अब पीछे कहीं कोई आदमी नहीं था। अगर कुछ था तो बस वो शॉल। विजय ने भागकर जाकर उस पड़े हुए शॉल को हाथों में उठाया और बोला, ये तो दादाजी की है। तब मुझे याद आया कि वो आवाज़ जानी पहचानी सी क्यों लग रही थी। हम लोग चलकर वापस अपनी साइकिल के पास आए तो साइकिल का टायर अब ठीक हो गया था। इसका मतलब वो विजय के दादाजी की आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। 25 दिसंबर साल 2013 यानी क्रिसमस वाले दिन शाम को हम दो दोस्त यानी निशांक और मैंने कहीं घूमकर आने का फैसला किया। मगर जाएं तो जाएं कहां? सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही था, क्योंकि हम दोनों अपने शहर की तकरीबन सारी जगहों पर घूम चुके थे। कुछ देर सोच विचार करने के बाद हमने तय किया कि इस बार हम घूमने के लिए अपने शहर से बाहर जाएंगे। ये सोचने के तुरंत बाद ही हमने कार उठाया और घूमने निकल पड़े। अंधेरा हो चुका था और ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी। कुछ घंटों के बाद ही हम लोग दूसरे शहर पहुंचे। वहां बहुत घूमा फिरा और जब वहां भी मन नहीं भरा तो घूमने के लिए और आगे चले गए। इस तरह से घूमते घूमते कब रात के 10 बज गए पता ही नहीं चला। अब बारी थी घर लौटने की। चूंकि निशांक पीकर टल्ली हो चुका था, इसलिए उसे और गाड़ी को घर तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता था। खैर मैं गाड़ी में बैठा और बैठते ही निशांक भी मेरी बगल वाली सीट पर बैठा और हम लोग घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। चूंकि रात काफी हो गई थी और ठंड भी अपनी इंतहा पर थी, इसलिए रास्ते पर पूरी तरह से सुनसानियत छाई हुई थी। रास्ते पर अब कुत्तों के अलावा ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही कोई खुली दुकान। कोहरा और अंधेरा, सिर्फ इन्हीं दो चीजों ने रास्ते को अपने आगोश में ले रखा था। इसी दौरान मैंने एक नजर निशांक की ओर देखा तो निशांक सो चुका था। मैंने भी उसे नहीं उठाया, क्योंकि ना तो वो उठकर गाड़ी चला पाता और ना ही मेरे किसी काम लगता। इसलिए मैंने उस नशेड़ी को जगाने का कष्ट नहीं किया। रात हर पल गहराती जा रही थी। रास्ते पर फैले घने कोहरे की वजह से मुझे कार चलाने में दिक्कत तो हो रही थी, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। इसी दौरान एक बार निशांक जागा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, किस रास्ते से जा रहा है तू? हाईवे होकर मत जाना, बहुत लंबा पड़ेगा। काली पहाड़ी वाला रास्ता ले ले, छोटा रास्ता है। निशांक जिस रास्ते की बात कर रहा था वो रास्ता छोटा तो है, मगर कहते हैं कि उस रास्ते पर भूत पिशाचों का अड्डा है। इसलिए पहले पहले तो मैं थोड़ा घबराया, मगर जब निशांक ने ये कहा कि कुछ नहीं होगा तो मैं मान गया और थोड़ा आगे जाकर हाईवे के बगल से काली पहाड़ी वाला रास्ता ले लिया।
मैंने उस रास्ते के बारे में जितना सुना था, दिखने में वो रास्ता उससे भी ज्यादा डरावना लग रहा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की कोई कमी नहीं थी, मगर एक भी आदमी या गाड़ी नहीं थी। उस रास्ते पर आसपास कोई घर तो दूर, ईंट का एक टुकड़ा तलक भी दिख नहीं रहा था। रास्ते के अलावा अगर कुछ था तो सिर्फ घने लंबे पेड़ और जंगल। अभी हमारी कार उस रास्ते पर चल ही रही थी कि तभी मैंने देखा कि निशांक फिर से सो चुका है। हालांकि अभी अगर निशांक जागता तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती, क्योंकि असली डर तो अभी बाकी ही था। अभी उस रास्ते पर मुझे लगातार 3 कब्रिस्तानों को पार करना था, और ये रास्ता उन्हीं 3 कब्रिस्तानों को लेकर बदनाम है। खैर, मैं कार चलाता रहा। चलते चलते जैसे ही मैं पहले कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस कब्रिस्तान के उल्टी तरफ कोई आदमी खड़ा है। उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा डर सा गया, लेकिन ना तो वो आदमी लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहा था और ना ही हमारी तरफ देख रहा था। उस आदमी को नजरअंदाज करके अभी मैं उस पहले कब्रिस्तान को पार कर ही रहा था कि तभी सड़क किनारे खड़ा वो आदमी एकदम से दौड़कर हमारी कार के सामने से होते हुए रोड के उस पार कब्रिस्तान में घुस गया। वो शख्स जो भी था, मगर उसने जिस तेजी से सड़क पार किया था, एक पल को लगा कि वो हवा से भी तेज है। मैं बहुत ज्यादा डर गया, मगर इतनी दूर आकर भी वापस लौट जाना एक तरह की बेवकूफी होती। ऊपर से मैंने एक कब्रिस्तान पार कर लिया था, तो अब सिर्फ 2 कब्रिस्तान ही बचे थे। यही सोचकर मैं गाड़ी को वापस से भगाने लगा। मुझे लग रहा था शायद मैं ही उस 4 किलोमीटर के दायरे में एक जागता हुआ इंसान हूं, मगर मैं गलत था। कुछ आगे जाते ही मुझे रास्ते के किनारे सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी के सर पर सफेद गोल टोपी थी और चेहरे पर बहुत सारी दाढ़ी। वो बूढ़ा आदमी किसी भी एंगल से भूत की तरह नहीं दिख रहा था, और वो हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगने का इशारा भी कर रहा था। कुछ सोच समझकर ही मैंने गाड़ी को उस आदमी के पास रोका। गाड़ी रुकते ही वो आदमी मेरी खिड़की के पास आया। खिड़की नीचे गिराने का इशारा किया। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की को नीचे किया। मेरे खिड़की खोलते ही उस आदमी ने अपने जेब से कुछ निकाला और उसे अपनी हथेली में मोड़कर उस चीज को मेरे शर्ट के ऊपर वाली जेब में रख दिया और बोला, अपने जेब की तरफ मत देखना जब तक तुम घर ना पहुंच जाओ। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करेगा, जाओ। मुझे बहुत अजीब लगा, मगर उस आदमी के बताए मुताबिक मैंने अपनी जेब की ओर बिना देखे गाड़ी को वहां से आगे बढ़ा लिया, मगर मुझे अपनी जेब में किसी भारी भरकम चीज का वजन साफ तौर पर महसूस हो रहा था। खैर, मैं गाड़ी चलाता रहा। उस वक्त मेरे जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस बुजुर्ग आदमी ने मेरे जेब में क्या रखा होगा, और उसने जेब में मत देखना ऐसा क्यों कहा। यही सब सोचते सोचते अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मुझे सामने रोड पर वो दूसरा कब्रिस्तान नजर आया। उस कब्रिस्तान के पास एक औरत खड़ी थी। जब कार उस औरत के नजदीक पहुंची तो मैंने देखा कि उस औरत के गोद में एक बच्चा है। वो औरत काफी घबराई हुई नजर आ रही थी, जैसे वो किसी मुसीबत में हो। लिहाजा मैंने तुरंत गाड़ी को उस औरत के पास रोका। मेरी गाड़ी रोकते ही वो औरत तुरंत गाड़ी के पीछे वाली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। तभी मैंने उस औरत से पूछा, कहाँ जाना है आपको
और क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? इस पर उस औरत ने कुछ कहा तो नहीं, बस हाथ दिखाकर आगे चलने का इशारा किया। उस औरत का इशारा पाकर मैंने तुरंत गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। तब घड़ी में रात के 11:30 बज रहे थे। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी नजर गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर गई, तो वहां मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा पूरा दिमाग ही हिल गया, क्योंकि आरवीएम पर पीछे की तरफ मुझे ना तो वो औरत दिख रही थी और न ही उसके गोद का बच्चा। मैं तुरंत पीछे पलटा तो वो औरत और बच्चा पीछे ही थे। पर अगर वो दोनों पीछे ही है तो आरवीएम पर दिख क्यों नहीं रहे? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे की ओर से मुझे किसी के कुछ चबाने जैसी आवाज आने लगी। मैं फट से पीछे पलटा तो पीछे का नजारा देखकर मेरे रगों में दौड़ता खून जम सा गया। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि वो औरत जिस चीज को चबा रही थी वो कुछ और नहीं बल्कि वही बच्चा था जिसे वो अपनी गोद में लेकर गाड़ी में चढ़ी थी। गाड़ी में पूरा खून ही खून फैल चुका था। उस औरत का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। इतने में ही उस औरत ने अपने आधे खाए बच्चे को छोड़कर निशांक का गला पकड़ लिया। निशांक हड़बड़ाते हुए उठा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर वो औरत उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तभी मैं निशांक को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही मैंने निशांक को छुड़ाने के लिए उसका बदन छुआ कि वो पीछे बैठी औरत और उसका आधा खाया बच्चा दोनों गायब हो गए। तब तक हम तीसरे कब्रिस्तान को भी पार कर चुके थे। फिर हम सीधे घर पहुंचे और जब घर पहुंचकर मैंने अपने जेब में देखा तो पाया कि वो एक बड़ा सा ताबीज है और शायद उसी ताबीज के चलते उस रात मेरी जान बच गई और निशांक की भी। मगर वो बूढ़ा आदमी था कौन, ये आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। बाइक से उतरते ही मैंने शिवा से कहा, चल ठीक है, तू जा, अब मैं घर चला जाऊंगा। इस पर शिवा ने कहा, भाई तू रुकता तो ज्यादा मजा आता यार। इस पर मैंने कहा, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता यार, अगली बार आऊंगा ना तो रुकूंगा पक्का। जिसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। शिवा अपने रास्ते और मैं स्टेशन के अंदर की तरफ जाने लगा। जब मैंने स्टेशन पर कदम रखा तो पूरा का पूरा स्टेशन सन्नाटे में डूबा हुआ था, और क्योंकि ये एक गांव का स्टेशन था और रात भी काफी हो चुकी थी तो कहीं ना कहीं ये नज़ारा जायज ही था। ऊपर से ठंड का मौसम होने के कारण भी बहुत हद तक ऐसा था। तब रात के करीब 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। मेरी ट्रेन रात के 11:15 बजे की थी, तो मैं वहीं प्लेटफॉर्म पर लगी बेंच पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। ठंड अब तक काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मेरे पास जितने भी गर्म कपड़े थे मैंने सारे अपने शरीर पर डाल लिए, मगर फिर भी ठंड काफी तेज लगे जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मन ही मन मैं अपने बॉस को काफी गालियां दे रहा था। अगर साले ने इमरजेंसी में नहीं बुलाया होता तो अभी मैं शिवा के घर पर चैन की नींद सो रहा होता। अभी मैंने ये सब सोच ही रहा था कि तभी इतने में ही ट्रेन की हॉर्न से मेरा ध्यान टूटा। सिर उठाकर दाईं ओर देखा तो मेरी ट्रेन पटरियों पर रेंगती हुई चली आ रही थी। हाथ घड़ी में समय देखा तो रात के 11:15 बज रहे थे। मैं अपना बैग लेकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। धीरे धीरे रेंगती हुई ट्रेन रुकी और मैं ट्रेन में चढ़ गया। जैसा कि मैंने सोचा था ठीक वैसा ही नजारा मुझे देखने को मिला।
ट्रेन की वो बोगी पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, जो कि इस ठंड में और इतनी रात गए एक गांव के स्टेशन पर स्वाभाविक ही था। लिहाजा मैं ज्यादा कुछ ना सोचते हुए एक सीट पकड़कर बैठ गया। उस सीट वाली खिड़की को मैंने तुरंत बंद कर दिया ताकि हवा न आ सके। कुछ ही देर में ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया, जिसके साथ शुरू हुआ वो खौफनाक सफर जिसे मैं अपने जीते जी कभी नहीं भुला सकता। जब ट्रेन खुली तो समय हो रहा था रात के ठीक 11 बजे का। धीरे धीरे ट्रेन और ठंड दोनों ही रफ्तार पकड़ रहे थे। मुझे तो इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ठंड के मेरे दांत बज रहे थे। अब और कपड़े भी नहीं थे कि मैं शरीर पर डालूं। मुझे ये ठंड सहना ही पड़ेगा। यही सोचकर मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। मैंने सोचा क्यों ना बगल वाली बोगी में देखा जाए, अगर लोग होंगे तो वहीं जाकर बैठ जाऊंगा। ये ख्याल आते ही मैं अपनी जगह से उठा और दूसरी बोगी की तरफ जाने लगा, मगर अफसोस दूसरी बोगी में भी कोई नहीं था। दूसरी बोगी में किसी भी आदमी को ना पाकर मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। आज मेरा नसीब ही खराब है। इसी तरह के ख्याल मेरे जहन में उमड़ रहे थे। ट्रेन पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। चूंकि मेरा स्टेशन आने में अभी समय था तो मैं आराम से अपनी सीट पर लेट गया। अभी मैं अपनी सीट पर लेटा ही था कि तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज आई। वो आवाज पायल की थी, मगर आवाज आ कहां से रही है? अभी तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी भी नहीं है जो कोई इंसान चढ़ेगा। पहले तो मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया, मगर जब आवाज धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी तो मैं उठकर अपनी जगह पर बैठ गया और आजू बाजू देखने लगा, मगर मुझे कहीं पर भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और नजर घुमाकर देखने जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर गई। दरअसल अब उस सीट पर एक औरत बैठी हुई थी, मगर ये यहां आई कहां से? ट्रेन तो कहीं रुकी ही नहीं है। चूंकि वो एक औरत थी, जिस वजह से मुझे उससे ऐसे बात करना सही नहीं लग रहा था। लिहाजा मैं अपनी जगह पर ही बैठा रहा। चलते चलते कुछ देर के बाद ट्रेन अपने पहले स्टेशन पर रुकी, मगर फिर वही उस स्टेशन से भी ट्रेन में कोई नहीं चढ़ा। कुछ मिनटों के बाद ट्रेन वहां से भी खुल गई। ठंड अब तक अपनी इंतहा पार कर चुकी थी, पर अजीब बात तो ये थी कि वो औरत सिर्फ एक साड़ी पहने हुई थी। क्या उसे ठंड नहीं लग रही? मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर, मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा और अपनी मंजिल यानी अपनी स्टेशन का इंतजार करने लगा कि कब मैं इस बर्फ की सिल्ली जैसी ट्रेन से उतरूं और घर जाकर रजाई में दुबक कर सो जाऊं। अभी मैं अपनी जगह पर बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे वाली सीट पर बैठी वो औरत उठकर मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर मैं कुछ नहीं बोला। मुझे लगा शायद उस औरत को अकेले डर लग रहा होगा, इसलिए यहां आकर बैठ गई। वो औरत बिना कुछ बोले सिर झुकाए बस बैठी हुई थी। तभी मैंने उस औरत से पूछा, कहाँ जाना है आपको? तो इस पर उस औरत ने उसी स्टेशन का नाम लिया जहां मुझे उतरना था, जिस पर मैंने दोबारा पूछा, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? इस पर उस औरत का जवाब सुन मैं थोड़ा चौंक सा गया। हमें ठंड नहीं लगती। जिसके बाद मैंने फिर कुछ नहीं कहा। अभी मेरे जहन में उस औरत की कही बात दौड़ ही रही थी कि तभी अचानक से ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी, मगर अभी कोई स्टेशन आने वाला नहीं था। धीरे धीरे करके ट्रेन रुक गई। ट्रेन जिस जगह पर रुकी हुई थी वो एक जंगली इलाका था। आसपास ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था
और ना ही कोई इंसान की जात। पता नहीं ट्रेन को वहां क्यों रोका गया था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने एकदम से कहा, भाई साहब आप जरा मेरे साथ चलेंगे? वो क्या है कि मुझे काफी तेज प्यास लगी है। इस पर मैंने उस औरत से कहा, पर यहाँ कहाँ पानी मिलेगा, ये कोई स्टेशन थोड़ी है। इस पर वो औरत बोली, मिल जाएगा, यहीं पास ही में एक नलका है, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। वो औरत काफी आग्रह के साथ बोल रही थी, जिस वजह से मैं उसे मना भी नहीं कर पाया और मुझे उस औरत के साथ जाना ही पड़ा। पहले मैं ट्रेन के दरवाजे से कूदकर बाहर निकला, फिर उस औरत ने छलांग लगाई, मगर उसके ऐसा करते ही मैंने एक बात पर गौर किया कि उस औरत के कूदने पर ना तो जमीन में मुझे किसी तरह की कोई आवाज आई और ना ही जमीन पर पड़े गिट्टियों में किसी तरह की कोई हलचल हुई और ना ही इस बार उसके पायल बजे। खैर वो औरत मुझे जंगलों में एक तरफ ले जाने लगी। इस दौरान चलते वक्त भी उसके पायल आवाज नहीं कर रहे थे, जो कि मुझे थोड़ी अचरज वाली बात लगी, मगर मैं उसके साथ साथ चलता रहा। अब तक चलते चलते हम दोनों ट्रेन से थोड़ी दूर आ चुके थे, मगर अभी तक कोई नलका या ऐसा कुछ नहीं दिखा था मुझे, जिस पर मैंने उस औरत से कहा, अरे और कितनी दूर चलना है बहन जी? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस औरत ने एकदम से चलना बंद कर दिया और अचानक से पीछे घूम गई। तो उसके पीछे पलटते ही मुझे उसका चेहरा नजर आया। अब उसका चेहरा पूरा बदला हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और चेहरा पूरा सड़ा हुआ था। उसके पैर भी अब जमीन से 2 फीट ऊपर थे। वो हवा में उड़ रही थी। ये सब देखकर मुझे समझ आ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। इतने में ही ट्रेन ने भी हॉर्न मार दी। मैं जानता था कि अगर बचना है तो भागना ही होगा, तो मैंने वही किया। मैं बहुत तेजी से वहां से भागा। पीछे पलट कर देखा तो वो औरत हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ चले आ रही थी, मगर मैं रुका नहीं और सीधे धीमी चल रही ट्रेन में जैसे तैसे चढ़ गया और इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। मगर वो सब क्या था आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।